नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। चने की उन्नतशील किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक, पान की अच्छी क्वालिटी के लिए बरेज़ों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने बिहार राज्य में धान की कटाई के बाद असिंचित क्षेत्रों में चने की खेती बेहद से किसान भाई करते हैं। तो इसके लिए किसान चने की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भारती उपाध्याय। नमस्कार किसान भाइयों, चना हमारे बिहार के एक प्रमुख दलहनी फसल है जो कि रबी सीजन में उगाई जाती है और इसकी खेती बड़े पैमाने में हमारे किसान भाई करते हैं। तो इसके लिए चने के लिए हम लोग खेत की जो चयन करते हैं वो हम लोग सभी खेतों में कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट से दोमट मिट्टी होती है उसके लिए उपयुक्त होती है। और खेत की तैयारी की जब बात करते हैं तो इस चना में हम लोग दोनों विधि से कर सकते हैं। पहला है कि जीरो टिल विधि से, इट मीन्स कि हम लोग खेत की जुताई नहीं करते हैं। जैसे कि अभी खरीफ मौसम में फसल की कटाई करेंगे, उसके बाद हम लोग खेत की जुताई ना करके हम लोग सीधे जीरो टिल मशीन के द्वारा हम लोग चना की बुआई कर सकते हैं। चने को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें, जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। और इसमें जो भी प्रजाति हम लोग चयन कर सकते हैं हमारे बिहार क्षेत्र के लिए, अभी नए में RBG 201, RBG 202, फिर पूसा 256, फिर ये GNG 1581, ये वैरायटी हमारे अभी आज के डेट में बिहार क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। किसान भाइयों इन वैरायटियों में से चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फिर इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन का मात्रा हम लोग कम देते हैं क्योंकि एक दलहनी फसल है, इसमें नोड्यूलेशन होता है जिसके कारण वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करके खेतों को और पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग 20 किलो नाइट्रोजन ही डालते हैं। फिर हम लोग 60 किलो फॉस्फोरस डालते हैं और 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं। किसान भाइयों, इसमें चने में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अक्सर बोरोन के चलते देखी जाती है क्योंकि जब दाना बनता है उस समय अच्छे से दाना नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आप लोग बोराक्स 10 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप लोग अंतिम जब बुआई करने के पूर्व जो उर्वरक डालेंगे उसी के साथ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। चना में हम लोग 20 दर 75 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं। इसमें हमें बीज उपचार अति आवश्यक है क्योंकि इसमें हम लोग की विल्टिंग की समस्या आती है। जैसे कि अभी हम लोग सबसे पहले फफूंदनाशी दवा से हम लोग उसको उपचार
उपचारित करते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम हुआ, उससे 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचार करेंगे। उसके बाद हम लोग कीटनाशी से उपचार करते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से। उसके बाद लास्ट में हम लोग राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, जो कि एक जैव उर्वरक है। उसका मात्रा हम लोग 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं। किसान भाइयों, हमेशा जैव उर्वरक से जब भी उपचार करेंगे बुआई से पूर्व करेंगे। राइजोबियम से जब भी उपचारित करेंगे छाया में सुखा करके तुरंत बुआई कर दें। और उसकी बुआई की दूरी, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी हम लोग 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधा से दूसरी पौधा की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए, क्योंकि पंक्ति विधि के द्वारा हम लोग करेंगे तो हमारा उसका बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है और उसमें जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम के लिए पिंडी मिलिथीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे खरपतवारों को जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, बस ध्यान रहे कि प्री इमर्जेंस जो भी हर्बिसाइड है उसको हम लोग 24 घंटे के अंदर उसका छिड़काव कर लें। और इसमें हम लोग इमाजिथाइपर जो पोस्ट इमरजेंस जिसकी स्प्रे हम लोग 20 से 25 दिन पर भी इसका कर सकते हैं और इसका दर 100 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के दर से इसका यूज़ करना है। फिर इसमें सिंचाई की बात आती है। किसान भाइयों, ये दलहनी फसल है तो दलहनी फसल में आमतौर पे पानी की आवश्यकता कम होती है। अगर मौसम अनुकूल ना रहे या हमारे खेत में नमी की कमी हो तो उस खेत में हम लोग 2 सिंचाई ले सकते हैं। एक पहली सिंचाई हम लोग फूल आने के समय में ले सकते हैं, दूसरा हमारे फली जब बनने लगे उस समय हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट इसमें कार्य किया जाता है जिसको कहते हैं निपिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो चना का जो पौधा होता है उसका शीर्ष को तोड़ दिया जाता है। और किसान भाइयों, ध्यान रहे कि तोड़ने का जो समय रहता है वो 30 से 40 दिन तक रहता है बुआई के बाद। तो वो जब हम शीर्ष को तोड़ देते हैं तो उसमें जो भी शाखाएं हैं, सेकेंडरी टर्शियरी जितनी भी शाखाएं, उसमें संख्या उसकी बढ़ती है और शाखाएं जैसे बढ़ती है तो उसमें पुष्प आने की ज़्यादा संभावना रहती है और उसमें दाना अच्छा बनता है और फिर पैदावार हमको अच्छा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये मेथड को आप लोग ज़रूर अपनाइएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कई किसान मछलियों का पालन करते हैं। अभी बीते महीनों में कई किसानों ने मछलियों का संचालन तालाबों में किया होगा, लेकिन सही प्रबंधन के अभाव में मछलियां कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार मत्स्य किसानों,
आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है मछली पालन के समय पर, और विशेष करके इस समय यानी बारिश या बारिश के बाद इस मौसम में मछलियों में रोगों का भी बहुत सारा देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बेहद से रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो उस तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप उसको अप्लाई कीजिए, और 7 दिन के अंतराल में आप ब्लीचिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 0.5 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में। अगर ऐसे आप उपचार करते हैं स्टॉक मतलब मछली स्टॉक करने के बाद, बैक्टीरिया जितना भी रोग है तो वो कम होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप ओटीसी यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो, या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते हैं तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। हमेशा ध्यान रहे जो कोई भी कंट्रोल, जैसे आप इसको तभी रोकथाम कर सकते अगर आपके पानी का पीएच 7.5 से 8.5 होता है तो इस समय बेस्ट होता है मछली पालन के लिए। यानी आपका पीएच को हमेशा आप मेंटेन कीजिए। और नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरियल रोगों के लिए वो है एल्कलिनिटी। मतलब आपके पानी में अगर एल्कलिनिटी का रेंज 100 से घटकर 70 या 80 mg मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाता है तो उस समय भी ये रोगग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एल्कलिनिटी आपका 100 से 180 mg प्रति लीटर होना चाहिए, तभी आपको बाकी उपचार करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप बैक्टीरियल डिजीज़ को रोकथाम कर सकते हैं। कभी कभी जब पैरासाइटिक रोगग्रस्त होते हैं तो हम लोग फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं, लगभग 15 से 20 mg प्रति लीटर, और उसको हम रेगुलर मान लीजिए 7-10 दिन के अंतराल में यूज़ करते हैं तो पैरासाइटिक रोगग्रस्त हमको थोड़ा कम होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में फिलहाल मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो किसान बरेज़ों में पान की खेती कर रहे हैं, उन्हें बरेज़ों में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान की पत्तियों की क्वालिटी का खराब होना संभावित रहता है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेज़ों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर RP CAU पूसा जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश राय। किसान भाइयों को नमस्कार। अभी जो भी लोग खेती कर रहे हैं हमारे पान की, उनको विशेष रूप से आवश्यकता है कि आप ठंड आने वाली है और बरसात का मौसम गया है, तो हमें विशेष रूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि पान की जो फसल है ज़्यादा तापमान भी न बर्दाश्त करती है, न ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करती है और न ही ज़्यादा बरसात। तो अब जब ठंड आ रही है तो ठंड से बचने के लिए अब सबसे पहले जो लोग बरेजा लगाए हैं उस बरेजा की छपरी देख लें कि सब ठीक है। दूसरा जो शेड नेट है उसको भी देख लें कहीं से फटा है कि नहीं है, क्योंकि तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारा जो है शेड नेट और बरेजा को चारों तरफ से ठीक ठाक होना चाहिए। और दूसरी बात, सिंचाई की व्यवस्था देख लें, क्योंकि सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है ठंड से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों। हमेशा हर 15-20 दिन पर आप सिंचाई अवश्य करें, ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाए। नहीं तो जैसे ठंड बढ़ेगी पत्तियां क्या होती हैं, गिरने लगती हैं, तो उससे आप उससे बच जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और तीसरी बात, बरसात अभी बीती है तो आप अपने जो भी फसल लगाए हैं पान की, उसमें जो है खरपतवार को विशेष रूप से देख लें, क्योंकि वो उनकी संख्या बढ़ती है, तो उसको आप निकाल लें। और दूसरा, रोग का जो है आक्रमण बढ़ जाता है। जैसे आप देखे होंगे इस समय बरसात के बाद ठंड आने वाली है, तो पौधों के पत्ती पे धीरे धीरे छोटे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, और वो बहुत ही संक्रामक होता है, जो कि पौधे को, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के पत्ती का मूल्य है, और पौधे की पत्ती अगर थोड़ा सा भी खराब होती तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। तना गलन रोग, ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पान की फसल में ग्रीवा गलन या गंदली रोग का प्रकोप होता है। ये भी फफूंदी जनित रोग है। इसके प्रकोप से बेलों में गहरे घाव विकसित होते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फसल तेजी से सूखने लगती है। तो अगर आपको किसी प्रकार का स्पॉट दिख रहा है तो तुरंत आप बोर्डो मिश्रण एक आता है, उसका 0.1% का आप सोल्यूशन जो है स्प्रे कर दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप कहीं भी आसपास कोई पत्ती अगर दिख रही है कि खराब हो रही है तो उसको तुरंत वहाँ से निकाल लें। और अगर ज़्यादा संक्रामक हो रहा है रोग तो आपकी जो मृदा है, जो जहाँ बरेजा का जो है, उसको बोर्डो मिक्सचर का
1% का सलूशन से आपको सॉइल को भिगो दें, जिससे कि रोग ऊपर की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि रोग का जो है आक्रामकता नीचे से शुरू होते और ऊपर बढ़ता जाता है। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो सफेद चूर्णी आवरण से ढका होता है। यह कीट समूह में होता है और पान के पत्तों और पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर नुकसान पहुंच जाते हैं। इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप वर्षा काल में होता है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट, ये कीट भी पान की पत्तियों का रस चूसती है। इसके प्रकोप से पान बेल का विकास रुक जाता है और पत्ते हरी माहीन होकर बेकार हो जाते हैं। बीटल बाइन बग, ये कीट जून से अक्टूबर माह के मध्य दिखाई देता है। ये कीट पान के पत्तों को खाता है तथा पत्तों पर छिद्र बनाता है। ये पान की शिराओं के बीच के उत्तकों को खा जाता है, जिससे पत्तों में कुतलन या सिकुड़न आती है और अंत में बेल सूख जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मैलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें। और कुछ किसान भाइयों को ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पान की खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो मूल्य कम मिलता है। अतः आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जब खेती आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय मृदा में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग जो आपको पौधों पे आता है, उसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा आप लोग जानते होंगे, उसको अवश्य ही मृदा में मिलाएं। कम से कम 10 से 15 केजी ट्राइकोडर्मा आप जो है गोबर की खाद अगर आपके पास सड़ी है तो उसमें ले लें और उसमें मिलाकर आप खेत में जरूर डालें। जिससे क्या होता है, केवल रोग से लड़ने को नहीं क्षमता बढ़ती है, बल्कि पौधे का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि ये रोग को रोकता है, पौधों की पत्तियां काफ़ी हरी होती हैं, पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता जो है प्रति हेक्टेयर वो बढ़ जाती है। और तीसरी बात ये है, आप ध्यान दें किसान भाइयों कि जब आप खेती शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूर करें। आप उचित मात्रा जो जरूरत दी गई है, और ज़्यादातर अगर आपके पास गोबर की खाद सड़ी हो, कंपोस्ट हो, और आपके पास अगर बायो फर्टिलाइजर हो तो वो भी डालें। और आप जो है उसमें हम एक और आग्रह करेंगे कि आप नीम की खली अवश्य डालें, क्योंकि जो भी हमारे कीट जमीन में है या रोगाणु जमीन में है जो कि पैदा कर रहे हैं, तो उसका जो प्रकोप है वो बहुत कम हो जाता है। और हमारे किसान भाई अगर इस प्रकार की सावधानी रखते हैं तो शुरुआत में ही अगर रख लेते हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय में आगे जब पौधा बड़ा होगा और पत्तियां हमको प्राप्त होंगी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिरना, जिला दुमका के कृषक सुमेर सिंह ने। ये गाय की जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं।
इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।